आज हम लोग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन का लास्ट लेक्चर है ये। रैप प्रोटीन्स और वायरल फ्यूजन आज हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में वी स्नेयर्स टी स्नेयर्स कैसे आपस में कॉइल करके टारगेट मेम्ब्रेन से जो डोनर मेम्ब्रेन है कैसे फ्यूज करता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे देखते हैं रैप प्रोटीन्स के बारे में। ये रैप प्रोटीन क्या करता है। रैप प्रोटीन, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रैप प्रोटीन्स, तो रैप प्रोटीन एक्चुअली डॉकिंग मॉलिक्यूल है। इसे कहते हैं कि ये जो है दे आर वेसिकल डॉकिंग प्रोटीन्स। जैसे जहां पर समुद्री जहाज लगते हैं, कंटेनर्स लगते हैं, वहां पर डॉक यार्ड होता है। उस डॉक यार्ड में क्या होता है कि सभी कार्गो आकर उसी डॉक यार्ड में लगे रहते हैं। आप बहुत सारे मूवीज में देखते होंगे, बड़ा बड़ा कंटेनर रखा हुआ है और उसमें फिल्म की शूटिंग होती है। ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिस जगह पर होते हैं उन्हें हम लोग डॉक यार्ड कहते हैं। और ये जो जितने भी कंटेनर्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्गो। तो डॉकयार्ड में ये कार्गो को प्रॉपरली प्लेस किया जाता है और फिर जैसे जैसे जिन कंपनियों का ये कंटेनर होता है वो अपना इन सभी चीजों को लेकर अपने बिजनेस, ठीक इसी प्रकार से क्या है कि कार्गो जो है वो प्रॉपर डॉक करे यहाँ पर, इसके लिए उसको रैप प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। रैप प्रोटीन्स जो है ये मेम्ब्रेन के आउटर फेस में मिलता है, ठीक है ना। दे आर लोकेटेड इन द outer, ठीक है, आउटर फेस, बाहरी मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से पर ये फेस, और दूसरे शब्दों में से हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोलिक लीफलेट, इस पर ये मौजूद रहता है, बाहरी हिस्से, मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वह मोनोमेरिक है, मतलब एक यूनिट का बना हुआ। कहते हैं कि दे आर मोनोमेरिक, एक सब यूनिट का बना हुआ है। और जीटीपीएज है, जीटीपीएज का मतलब होता है जो जीटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, मतलब कि जीटीपी को जीडीपी, इसमें 2 फॉस्फेट होता है, जीटीपी में तो 3 फॉस्फेट होता है, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में चेंज करता है, हाइड्रोलाइज करता है। और इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हर एक सेल ऑर्गेनेल के पास कम से कम एक रैप जरूर होता है। एवरी सेल ऑर्गेनेल, एवरी सेल ऑर्गेनेल, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, इंडोसोम हो, every cell organism had at least one rap protein, one rap GTPH, कम से कम एक तो जरूर सबके पास रहे। ये तो कुछ बेसिक बातें हुई कि रैप जो होता है वो डॉकिंग में मदद करता है, साथ ही साथ रैप जो होता है वो हर एक सेल ऑर्गेनेल में कम से कम एक रैप जरूर रहेगा। अब चूंकि सेल ऑर्गेनेल भी तो कई प्रकार के हैं, तो क्या सब जगह एक ही प्रकार का रैप रहेगा या अलग अलग प्रकार का रैप रहेगा। तो यहां पर आप एकदम क्लियर कट समझिए कि रैप्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपको यहां मैं एक हेडिंग देता हूं, टाइप ऑफ रैप्स। रैप्स के टाइप्स देखिए, अगर हम टाइप्स को देखें कई प्रकार के, जैसे
रैब 1। अब ये रैब 1 कहाँ मिलता है? ये मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी में। नॉर्मली ये कहाँ मिलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडी में। आपको थोड़ी सी सावधानी यहाँ रखनी पड़ेगी, 6-7 है, थोड़ी सी सावधानी ये रखनी पड़ेगी, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर रैब 2 के बारे में बात करें तो रैब 2 सिस गोल्जी नेटवर्क में मिलता है। इसका मतलब है गोल्जी बॉडी में रैब 1 भी मिल रहा है और रैब 2 भी, लेकिन रैब 2 कहाँ है? सिर्फ सिस गोल्जी नेटवर्क में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़े, पॉइंट नंबर 3। यहां है रैब 3A। 3 में भी बंटवारा हो गया 3A। ये जो है नर्व के सिनेप्टिक वेसिकल में मिलेगा। सिनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ नर्व, वहां ये मिलता है। इसके अलावा ये जो 4th पॉइंट है, जो चौथा टाइप है, वह है रैब 4 एंड 5C। ये दोनों टाइप जो है यह मिलता है अर्ली इंडोजोम में। अर्ली एंडोजोम, एंडोजोम मतलब सेल के अंदर जो आता है और वेसिकल बनता है, उसे हम लोग एंडोजोम कहते हैं। जस्ट इस टॉपिक के बाद जो शुरू करेंगे वो टॉपिक है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। वहां ये एंडोजोम का आप करामात देखिएगा। 5वां जो टाइप है वह है रैब 5A। ये मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स, जिसमें भी क्लैथरीन कोटिंग रहता है। अब आते हैं 6वें में, 6th में। कुछ है जिसको आपको दिमाग रखना होगा, वह रैब 6। रैब 6 जो होता है वो मेडियल एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में मिलता है। सिस गोल्जी नेटवर्क में क्या मिलता है? सिस गोल्जी नेटवर्क में रैब 2 मिलता है, और उसके बाद जो मेडियल एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क होता है उसमें रैब 6 मिलता है। एक आध दो और है आपके नॉलेज के लिए। 7th रैब 7 एंड 9। ये दोनों रैब जो है वह मिलता है लेट इंडोजोम में। अभी मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा इंडोजोम से आपका परिचय नहीं है तो आप सोचेंगे कि अर्ली इंडोजोम क्या होता है, लेट इंडोजोम क्या होता है, लेकिन अभी आने वाले टॉपिक्स में आपको सबके प्रॉपर्टीज समझ में आएंगे कि ये दोनों अलग क्या है। और जो अंतिम है 8वां, वैसे रैप बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने कुछ कलेक्ट किया कि ये इतने जानने चाहिए। ये होते हैं एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं, मतलब सेल्स जो होते हैं, उसके सेक्रेटरी वेसिकल में, सेक्रेटरी वेसिकल्स में। तो ये जो है 8 प्रकार के, एक्चुअली इसमें और भी प्रकार हैं। तो अगर हम एक बार इसको ब्रीफ करें तो रैब 1 जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी में, रैब 2 जो है वो सिस गोल्जी नेटवर्क में, रैब 3A सिनेप्टिक वेसिकल ऑफ नर्व, रैब 4 and 5C अर्ली इंडोजोम, रैब 5A प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, रैब 6 मेडियल एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, रैब 7 and 9 लेट इंडोजोम। और जो अंतिम सेगमेंट में हमने यहाँ रखा है वह है कि जो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोमेयर सेल्स होते हैं उसके अंदर सेक्रेटरी वेसिकल में रैब 8 मिलता है। ऐसे बंटवारा है। देखिए ये एक डायग्राम है जो आपको टेथरिंग, डॉकिंग, फ्यूजन तीनों को समझने में मदद करता है। अगर आप देखें ये तीनों टर्म यहाँ पर सीक्वेंस में उपयोग किया गया है। सबसे पहला होता है टेथरिंग। टेथरिंग का मैं मतलब समझाता हूं। दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लाना, एक जगह जहां पर दोनों आपस में क्या करें, बोले कि हाँ हम जो है मिलकर काम करेंगे।
तो दैट इज कॉल्ड टेथरिंग, जो कि यूजुअली मोबाइल में जब लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वाईफाई देते हैं या स्पॉट देते हैं, या उस समय ये टेथरिंग का टर्म लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है टेथरिंग यहाँ। फिर है डॉकिंग, मतलब जगह देना, और फिर फ्यूजन। अब आप देखें कि इस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि जो वी स्नेयर है, आप समझ गए वी स्नेयर कौन है? डोनर है। इस डोनर में अगर आप देखें तो ये रेड कलर का वी स्नेयर दिख रहा है, यहाँ कार्गो रिसेप्टर है, कार्गो है, और यहीं पर देखें आप बड़ा यूनिक सा एक यहाँ पर ब्राउन कलर का क्या है? रैब जीटीपी। अब जब एक बार ये टेथरिंग हो जाता है तो आप ये ब्लू कलर का जो है टेथरिंग प्रोटीन इसे कहते हैं, रैब इफेक्टर कहते हैं। ये रैब इफेक्टर किसके साथ बाइंड करता है? रैब के साथ। दिख रहा है ये रैब है और ये इसके साथ बाइंड करता है। मतलब ये बता देता है भाई कि आपको यहीं पर आना है, आपका यही बंदरगाह है, आपको इसी डॉकयार्ड में आना है। अब ये क्या करता है? ये जो रैब इफेक्टर है जिसे टेथरिंग प्रोटीन कहते हैं, इस रैब को पकड़कर नीचे मेम्ब्रेन के पास दबोचता है। अभी जो दूर है वो मेम्ब्रेन के नजदीक आएगा। देखिए मेम्ब्रेन के नजदीक आ गया ये। जैसे मेम्ब्रेन के नजदीक आया वैसा ही वी स्नेयर और इसका जो ये टी स्नेयर है वो आपस में क्वाइल कर गया। यहाँ पर देखिए क्वाइल कर गया। क्वाइल करने के बाद क्या है कि अब रैब का काम खत्म। तो रैब का काम खत्म, तो फिर रैब क्या था? अभी रैब जीटीपी था, तो ये फंक्शनल था। जैसे ही अब इसका काम खत्म हो गया, अब चूंकि वी स्नेयर और टी स्नेयर आपस में फ्यूज कर गए हैं, क्वाइल कर रहे हैं, तो ये खुद ब खुद अपने आप को हाइड्रोलाइज कर देता है जीटीपीएस के प्रेजेंस में, जीटीपीएस को, और ये बन जाता है रैब जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। और जैसे ही रैब जीडीपी बना, देखिए ये बाहर निकल गया। एक प्रोटीन की मदद से क्या हुआ? ये बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। और बाकी तो फिर स्नेयर्स है जो दोनों मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? फ्यूज करा देंगे। और जो कार्गो है, जो सामान सप्लाई करना था यहाँ पर, ये सामान यहाँ पर सप्लाई हो गया। ये डायग्राम बहुत क्लियरली इन सब चीजों को दिखाता है। अब जो मुद्दा है वो है कि क्या भी स्नेयर्स और रैब का वायरस कुछ ऐसा यूज करता है क्या? एक हम लोग देख रहे हैं वायरल फ्यूजन प्रोटीन्स एंड स्नेयर्स। अब हम लोग एक हेडिंग बना रहे हैं और उस हेडिंग को हम लोग बोलते हैं वायरल फ्यूजन प्रोटीन्स। वायरल फ्यूजन एंड स्नेयर्स। हम लोग जानते हैं कि कई प्रकार के वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण करता है और इनके हमारे लिविंग सेल में घुसने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन कोई भी वायरस के लिए, अगर कोई भी वायरस है, उस वायरस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो किसी भी सेल का मेम्ब्रेन होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ सेल, ये ही बैरियर होता है। अगर किसी प्रकार से ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैनेज कर ले तो अपना डीएनए भी अंदर कर देगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ सेल को कवर ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये भी करता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। उन सब की पहचान भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्फिंगोलिपिड्स, ये सभी होते हैं और ये सभी आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं कि भाई तुम मेरे हो या पराये हो। अगर मेरे हो तो ठीक है, अगर पराये हो तो फिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वहां पर एक्शन में आता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ वायरस जो हमें बीमारी फैलाते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि एक एक वायरस है जो कि हमारे शरीर पर कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, वो लिम्फोसाइट सेल पर
कैसे वो वायरस जो है अफेक्ट करता है, कैसे वो काम करता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और उस वायरस का नाम है, एग्जाम्पल में लेते हैं, HIV। HIV is a very common human immune virus. Human immune virus जो एड्स कॉज करता है, वी ऑल नो इट। ये एक रेट्रोवायरस है, RNA DNA वायरस है। आप देखिए कि इस वायरस का एक तस्वीर मैं बना रहा हूं जो आपको समझने में मदद करेगा, क्योंकि तस्वीर, हम हमेशा बोलते हैं, तस्वीर जितना साफ सुथरा कॉन्सेप्ट उतना ही साफ सुथरा। देखिए, ये वायरस का कोड है, जो प्रोटीन कोड होता है, ये वायरस का प्रोटीन कोड है। और उस वायरस में फ्यूजन प्रोटीन होता है, फ्यूजन प्रोटीन, क्योंकि वायरस को भी तो लिविंग सेल से अटैच करना है, फ्यूजन प्रोटीन होता है। और वायरस के अंदर में ऑब्वियसली इसका DNA RNA जो भी है वो सब मौजूद रहेगा। इसको लेबलिंग करते हैं हम लोग फटाफट। ये जो है, ये कोट है, कोट ऑफ वायरस, जो कि एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। ये जो है वो RNA DNA मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस हिस्से को हम लोग बोल रहे हैं HIV फ्यूजन प्रोटीन, HIV फ्यूजन प्रोटीन। ठीक है, ये जो है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको मैं से डॉटेड कर रहा हूं, ये हिस्सा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ना है इसको। अब देखो ये घटनाएं कैसे होती हैं, डायग्राम को हम लोग देखते हैं और एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। आप लोग भी कलम कॉपी का व्यवहार करिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको बनाइए सब लोग, क्योंकि साथ बनाने से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। देखो, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिस प्रोटीन में बोलते हैं कि यहाँ पर CD4 रिसेप्टर था। जितने भी लोग इम्यूनोलॉजी पढ़े होंगे वो सब CD4 के बारे में जरूर जानते हो। ठीक है, और CD4 में से एक प्रोटीन बाइंड करता है, उस प्रोटीन को हम लोग, ये हो गया CD4 रिसेप्टर। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं GP120 प्रोटीन, ये GP120 प्रोटीन है। और इसी GP120 प्रोटीन से आप देखिए कि कौन बाइंड कर रहा है। इससे बाइंड किया HIV फ्यूजन प्रोटीन, और फिर ये हो गया HIV पूरी तरीके से। इस प्रकार से ये बाइंड कर दिया। ठीक इसी के बगल में, जैसे ये बाइंड करता है, इसके बगल में एक खास तरह का केमोकाइन रिसेप्टर होता है, वो आ जाता है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड केमोकाइन रिसेप्टर, केमोकाइन रिसेप्टर। बहुत बड़ा लिख दिया हम इधर, हमको मेम्ब्रेन दोबारा भी यूज करना है, हम इसको इस लेते हैं केमोकाइन रिसेप्टर। ये यहाँ पर केमोकाइन रिसेप्टर है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये केमोकाइन रिसेप्टर पर बाइंड करता है। ये केमोकाइन रिसेप्टर जो है GP120 प्रोटीन का रिसेप्टर है। तो अब इसी डायग्राम को हम एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखिए, सब लोग साथ में बनाते चलिए।
ठीक है, क्योंकि डायग्राम पर पूरी और पकड़ होनी चाहिए। देखिए केमोकाइन रिसेप्टर है। और इस केमोकाइन रिसेप्टर पर कौन प्रोटीन आ गया? इस केमोकाइन रिसेप्टर पर GP120 प्रोटीन आ गया है। देखिए, और ये ऑब्वियसली जीबी, इस पर कौन सा वायरस है? वी ऑल नो इट, इस पर HIV वायरस है। देखिए कैसे मेम्ब्रेन के साथ संबंध बना रहा है, बस आप देखते चले। ठीक है, अब ये साहब यहां पर जम गया। अब जमने के बाद क्या है? अगला स्टेप अब इसका है कि हम CD4 से मुक्ति पाए। वायरस का अगला प्रयास है कि हम CD4 से मुक्ति पा लें और हम अपना संबंध जो है वो सीधे इस से विकसित करें। ठीक है, देखिए आप फिर से एक बार ये डायग्राम बनेगा। आप भी साथ में बनाएं सब लोग, क्योंकि साथ में बनाने से ना मन लगा रहता है, और आप भी धीरे धीरे बनाते हैं तो सारी चीजें आपकी समझ में आते चली जाती है। अब क्या हो गया? ये जो GP120 है 20 है, वो यहीं पर है। डायग्राम कलरफुल हम बना रहे थे, वो तो कलर ध्यान देना होगा। देखिए, और इसके साथ बजाबते जो भी CD4 रिसेप्टर है वो सब ऐसे ही। लेकिन वायरस ने क्या किया? इस कीमोकाइन के मदद से वो अब आकर किससे जुड़ गया? मेम्ब्रेन से। देखिए कैसे ये खिलाड़ी पहुंच गया। ये सभी रिसर्च द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कैसे ये काम होता है, आप इसको सीख रहे हैं। अब बताइए वायरस कहां पर है? तो वायरस तो अब मेम्ब्रेन के पास आ गया। वायरस जो है वो अब मेम्ब्रेन में फ्यूज कर गया। ये जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ये जो HIV फ्यूजन प्रोटीन है, फ्यूजन प्रोटीन है, ये बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन ऑफ हेल्पर T सेल, हेल्पर T सेल, T लिम्फोसाइट के साथ जाकर ये यहां पर जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद तो भाई अभी तो अपना करामात करेगा। तो कैसे करामात करेगा? ये इस मेम्ब्रेन में फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, और फ्यूज करने के बाद अब देखिए, अब मैं उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ कि जो वायरल DNA था वो DNA होस्ट सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट किया गया। RNA DNA जो है उसको भेज दिया गया इन हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। इस प्रकार से HIV जो है वह इंटर करता है और इसमें वो स्नेयर्स प्रोटीन का, CD4, केमोकाइन रिसेप्टर सबका मदद लेता है। ऐसा ही नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन पहला एग्जाम्पल जो है वो यही है जिसको HIV हम लोग कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम एक मिनट, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम
ये एक बैक्टीरिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। ठीक है, ये रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड होता है, एनारोबिक होता है, एनारोबिक। स्पोर बनाने वाला है, स्पोर फॉर्मिंग कहते हैं, स्पोर फॉर्मिंग। एंड मोटाइल, गतिशील है ये। क्या कॉज करता है ये नर्वस सिस्टम में बीमारी पैदा करता है, जिस बीमारी का नाम होता है बोट्युलिज्म। बोट्युलिज्म, बोट्युलिज्म जो है यह नर्व्स को डैमेज करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट नर्व, हमारे नर्व को ये अफेक्ट करता है। और जो इससे एक प्रोटीन ये जो है जो डैमेज करता है, चूंकि नर्व को अफेक्ट करता है, तो इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन निकालता है, न्यूरोटॉक्सिन। एक वायरस देखा भी आपने, एक बैक्टीरिया देख रहे हैं, इसका बहुत मैकेनिज्म नहीं है बताएंगे, लेकिन आप देखिए कैसे ये बैक्टीरिया जो है, तो ये जो टॉक्सिन है, ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरियम टारगेट, किसको टारगेट करता है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ, किस कॉम्प्लेक्स को टारगेट करता है? स्नेयर्स एंड स्नैप 25। अब आप कहेंगे सर स्नेयर तो ठीक है, बट स्नैप 25 क्या है? ये सपोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं, सपोर्टिंग प्रोटीन्स। स्नेयर सिस्टम में सपोर्टिंग प्रोटीन है। हाँ, तो ये स्नेयर और स्नैप्स 24 दोनों को करता है एट न्यूरल सिनैप्स। देखिए कहां पर है ये? न्यूरल सिनैप्स, जहां पर दो नर्व जुड़ता है एक दूसरे को, वहां पर। ठीक है, ये टॉक्सिन जो है, टॉक्सिन इज अ प्रोटीएज। प्रोटीएज का मतलब क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो टॉक्सिन जो है वो एक प्रोटीएज है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? ये भी आएगा, इट ब्रेक्स, ये तोड़ देता है, ब्रेक्स डाउन snares and snap 24, sorry 25। 10। अब इसके कारण क्या होता है कि जैसे ये स्नेयर्स और स्नैप को डैमेज करेगा, तो रिजल्ट क्या होगा? द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फेल्ड। अब क्या होगा कि दो न्यूरॉन आपस में था ना, पहले न्यूरॉन्स आपस में एक जगह फ्यूज कर रहे थे, एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, फिर ये दूसरे न्यूरॉन के साथ एक सिनेप्टिक वेसिकल बनाकर, यहाँ पर ऐसे सिनेप्टिक वेसिकल, यहाँ पर ऐसे सिनेप्टिक वेसिकल बनाता था। क्योंकि अब ये स्नेयर स्नैप ही खत्म हो गया, तो इन दोनों के बीच का संबंध ही कट गया। रिजल्ट क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज जाएगा नहीं, और ये जो है नर्व जो है वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। और जब काम करना बंद कर देगा, तब तो बाबा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तब फिर शरीर में उसका दुष्प्रभाव जो है वह दिखेगा। और इसका दुष्प्रभाव जो है वो क्या क्या दिखता है? तो फेल्योर ऑफ रिस्पायरेटी, फेल्योर ऑफ respiration and muscle action due to paralysis, अब चूंकि इसने दो नर्व्स के बीच का संबंध ही खराब कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा कि धीरे धीरे नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और मसल्स और रिस्पायरेटरी पैरालिसिस जैसी सीवियर घटनाएं होती हैं। और यह जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, यह इसी स्नेयर सिस्टम का उपयोग करता है।